सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ही गाइस हम करने वाले गाइस क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और गाइस ये होने वाला गाइस लेक्चर नंबर 4। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 2 3 मैंने अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे। ठीक है, इस चैनल पे प्लेलिस्ट भी बना ली है, तो आप देख लेना। अगर नहीं देखा है तो चलिए अब हम करते हैं लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट। तो गाइस कौन कौन से टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले है डिफ्रेंसिएशन बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। फिर सेल वॉल, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल में क्या डिफ्रेंसिएशन होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर सेल वॉल किन किन मटेरियल से पड़ा है और इन डिफरेंट किंगडम्स के अंदर, वो देखेंगे। मिडल लैमेला और प्लाज्मोडेस्माटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम और नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स आते हैं और क्या परफॉर्म करते हैं फंक्शन, ये देखेंगे हम। और साथ में कैसे परफॉर्म करते हैं ये देखेंगे। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटेल में पढ़ेंगे। आर ई और एस सी आर। आर ई आर का फुल फॉर्म होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एस सी आर का फुल फॉर्म होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर गोल्जी बॉडी और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। और गोल्जी बॉडी के ना दो फेसेस होते हैं, एक होता है सिस फेस और एक होता है ट्रांस फेस, इसके बारे में पढ़ेंगे टेबल के फॉर्म में। और फिर एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट या आप कह लो इंपॉर्टेंट लाइन। सबसे पहले गाइस प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंशिएशन, कंपार्टमेंटाइजेशन ऑफ सेल साइटोप्लाज्म, ये पाया जाता है खाली यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। इसका मतलब होता है क्या है, मैं बता देता हूँ आपको। जो सेल होता है, ठीक है, उस सेल के अंदर ऑर्गेनल्स पहले तो साइटोप्लाज्म बना लेते हैं। साइटोप्लाज्म बना लिया, अब ये एक सेल ऑर्गेनल है, ये एक सेल ऑर्गेनल है, ये एक सेल ऑर्गेनल है, तो क्या हुआ कि ये डिवाइड कर दिया ना साइटोप्लाज्म को डिफरेंट कंपार्टमेंट में। तो वही हुआ कंपार्टमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म जो एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक में, ठीक है, और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। इसमें मैंने एक चीज़ गलत लिख दी है, ठीक है, ये देख सकते हो आप नीचे जो लाइन लिखी है मैंने प्रोकैरियोटिक में, ये वाली लाइन, ठीक है, तो आप इसे इग्नोर कर देना, मैंने गलत लिख दिया है, इसमें होगा यूकैरियोटिक, ठीक है, तो इस पर ध्यान मत देना। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक में और प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में। साइटोक्लासिस और साइटोस्केलेटन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी आप फिलहाल ये याद रख लो कि एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में और प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में। फिर एनवलप प्रेजेंट एनवलप में आते हैं 3 लेयर्स। पहला तो आता है ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोटिक में जो एनवलप होता है वो 1 ही होता है एज ए सेल मेम्ब्रेन, और यूकैरियोटिक सेल में 2 सेल एनवलप होते हैं एज ए सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल क्या करता है, सराउंड करता है सेल मेम्ब्रेन को। फिर हम आगे पढ़ते हैं जेनेटिक्स मटेरियल जो होता है वो क्रोमोसोम के अंदर होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में तो बिल्कुल नहीं होते गाइस, लेकिन प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। फिर सेल वॉल नॉन लिविंग होता है, रिजिड होता है, और ये भी पता है आपको कि वो सेल मेम्ब्रेन को घेरता है। फिर कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होता है वो पेप्टोग्लाइकन से बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन। और प्लांट में सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन से बना होता है सेल वॉल। एल्गे में मैनस ग्लैक्टेन, सेलुलोज और कुछ मिनरल्स से बना होता है। और फंगाई में काइटिन से बना होता है सेल वॉल। प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल में डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम आप देख लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या है कि ये आपको कुछ दिख रहे होंगे, ये देखो, इसे हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल और इसे कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। ये जो ऐसे आपको दिख रहा है, और ये होता है हमारा, ये जो आपको दिख रहा है अंदर अंदर सर्कल, ये होता है सेल मेम्ब्रेन। तो प्राइमरी आप देख सकते हो डायग्राम से ही कि प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल में क्या फ़र्क है कि वो प्राइमरी वॉल आउटर मोस्ट लेयर होती है और इनर जो जस्ट आफ्टर प्राइमरी के बाद आता है वो सेकेंडरी वॉल है। फिर प्राइमरी वॉल जो होती है उसमें पाया जाता है लिग्निन और सुब्रेलिन नहीं, जिसके कारण वो थिन दिखता है। वही सेकेंडरी वॉल में लिग्निन और सुब्रेलिन पाया जाता है जिसके कारण वो थिक होता है, थिक थिक मतलब मोटा। फिर प्राइमरी वॉल जो होता है वो कंटिन्यूस होता है और कंटिन्यूस के कारण उसके अंदर पिट्स जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। पिट्स गड्ढे को कहते हैं, जैसे कि आप देख लो सेकेंडरी वॉल जो है उसमें ना थोड़े थोड़े स्पेस दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। ये देखो बताता हूँ मैं आपको, ये देख रहे हो पिट्स, ये देखो ये पिट्स, ये देखो। तो ये जगह जो है इन्हें हम पिट्स कहते हैं और ये पाए जाते हैं कहाँ, सीधा सेकेंडरी सेल वॉल में, ठीक है। और ये जो होता है वो नॉन कंटिन्यूस होता है ये वॉल। फिर ग्रोथ जो होता है प्रेजेंट होता है प्राइमरी वॉल में और एब्सेंट होता है सेकेंडरी वॉल में।
वो ग्रोथ इसलिए प्रेजेंट होती है क्योंकि जो प्राइमरी वॉल है ना ये पाया जाता है यंग सेल्स में, जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया या यंग सेल हो गया, उसमें प्राइमरी वॉल पाया जाता है, और सेकेंडरी वॉल पाया जाता है मैच्योर सेल में। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने थोड़ा आपको बता रखा है नीचे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा भी कि जैसे जैसे बता देता हूँ यहीं पे। ठीक है, टॉपिक ख़त्म करते हैं कि क्या है जो प्राइमरी वॉल है ना वो पाया जाता है यंग सेल में। बता दिया मैंने आपको। ये जैसे जैसे सेल ना डिवाइड करना बंद कर देती है, जब वो मैच्योर हो जाती है तो ये वॉल ना डिमिनिश हो जाती है और अंदर ही अंदर एक नया वॉल बन जाता है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल। अब मिडल लैमिला बना होता है कैल्शियम पैक्टेट से और फंक्शन करता है होल्ड नेबरिंग सेल। ठीक है, इसे मैं डायग्राम के थ्रू आपको बता देता हूँ कि क्या है। कि जैसे कि मैंने ना ये बनाया एक प्लांट सेल, ठीक है, और ये बना दिया 3 प्लांट सेल है। ठीक है, अब क्या है कि ये जो आपको दिख रहा है ये पर्पल कलर का, इसे हम कहते हैं मिडल लैमिला। जो क्या करेगा, ये इन सेल को ना चिपका के रखेगा, फेविकॉल के काम करेगा। तो यही काम करता है मिडल लैमिला कि होल्ड करता है नेबरिंग सेल को। अब प्लाज्मोडेस्माटा ये होता है लिविंग साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू सेल मेड अप ऑफ डेस्मोटिब्यूल। मतलब ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है ये एक लिविंग होता है और साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन को बनाता है बिटवीन टू सेल। ठीक है, और मेड अप ऑफ डेस्मोटिब्यूल। जैसे कि आपको बताता हूँ मैं आपको, ये देखो ये मैंने सेल बनाया, ये एक सेल बनाया है। ठीक है, अब क्या है कि ये इसके अंदर ना वो साइटोप्लाज्म होता है और इसके भी अंदर साइटोप्लाज्म होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक ब्रिज बना दिया। ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल में अगर कुछ भी सामान जाना हो, जैसे मिनरल्स हो गए, कुछ फूड हो गया, तो क्या है ये इस डेस्मोटिब्यूल जो बना होता है, ठीक है, तो उसी से जाएगा, प्लाज्मोडेस्मोटिब्यूल से ही जाएगा ये सब सामान। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है सेल वॉल का, ये मैंने बता रखा है आपको पहले भी, लेकिन रिवाइज करा देता हूँ फिर से। सबसे पहला फंक्शन, इट प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायर माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो सेल वॉल जो होता है वो बैरियर्स प्रोवाइड करता है। अगर कुछ अनडिजायर माइक्रोमोलिक्यूल्स घुस जाए सेल के अंदर तो उसे कैसे रोकना है, सेल वॉल का काम है। सेकंड, इट हेल्प इन सेल टू सेल इंट्रैक्शन। फिर थर्ड, जो सेल वॉल है वो मैकेनिकल इंजरी और इन्फेक्शन से बचाता है सेल को। फिर मैंने ये बता रखा है आपको तो इसे मैं रिपीट नहीं करूँगा। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम और नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सेल ऑर्गेनल्स आते हैं, ईआर हो गया, लाइजोम हो गया, वैक्यूल हो गया, गोल्जी बॉडी, और ये क्या करें, ये साथ में काम करते हैं। ठीक है, और नॉन मेम्ब्रेन सिस्टम में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पैरोक्सिसोम ये आते हैं। अब जो ईआर है वो क्या है, रेटिकुलम का मतलब क्या होता है, ट्यूब्यूल्स, किसका, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स। तो इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब ईआर के कुछ स्ट्रक्चर्स है, कुछ पार्ट्स है, जैसे हम पता है कि 3 पार्ट्स होते हैं ईआर के अंदर, वेसिकल, ट्यूब्यूल और सिस्टर्न। जो सिस्टर्न होता है वो मेन कंपोनेंट होता है आरईआर का, और एसईआर का मेन कंपोनेंट होता है वेसिकल और ट्यूब्यूल। ठीक है, और राइबोसोम आपको पता है सिस्टर्ने पे ही पाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये आरईआर का पार्ट है। फिर आरईआर और एसईआर में डिफ्रेंशिएशन मैंने नीचे दिया है कि क्या है कि जो आरईआर है उसमें पाए जाते हैं राइबोसोम्स और एसईआर में एब्सेंट होते हैं राइबोसोम। और सिस्टर्ने पाया जाता है आरईआर के अंदर और एसईआर के अंदर पाया जाता है वेसिकल और ट्यूब्यूल्स। ओरिजिन जो होता है मतलब कि आरईआर का क्या ओरिजिन है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और वही ओरिजिन हम बात करें एसईआर का वो है आरईआर। ठीक है, आरईआर से ही एसईआर बना है। तो फंक्शन क्या है आरईआर का, प्रोटीन सिंथेसिस करता है और सिक्रिएट करता है, वही एसईआर लिपिड और ग्लाइकोजन का सिक्रिएट करता है। ठीक है, सिंथेसिस करता है, सॉरी। फिर ईआर जो होता है वो उसके अंदर भी कुछ, मतलब ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी स्पेस पाया जाता है और थोड़े बाहर भी पाया जाता है, जिसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक होता है लुमिनल स्पेस, दूसरा एक्स्ट्रा लुमिनल स्पेस। ठीक है, इनसाइड वाले को लुमिनल कहते हैं, आउटसाइड वाले को एक्स्ट्रा लुमिनल कहते हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक पॉइंट दिया था कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कैल्शियम आयन को स्टोर करता है, और ये कैल्शियम आयन हेल्प करता है फंक्शन क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में काम आता है। और एससीआर जो होता है वो डिटॉक्सिफाई करता है ड्रग को। फिर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर अगर राइबोसोम पाया जाता है तो उस सरफेस को हम आरईआर कहते हैं, और जिस सरफेस पे ईआर के ऊपर अगर राइबोसोम एब्सेंट हो तो वो स्मूथ दिखता है, और स्मूथ दिखने के कारण उससे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
एस क्या है, एक जगह है जहाँ पे लिपिड सिंथेसिस होती है, ये याद रखना आप, ठीक है। और एनिमल सेल के अंदर जो एस है वो क्या करता है, स्टेरॉयडल हार्मोन का भी सिंथेसिस करता है, तो ये याद रखना नाम स्टेरॉयडल हार्मोन जो एस सीक्रेट करता है। फिर गोल्जी बॉडी, पहले इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के लिए हम इसे याद रख लेते हैं कि क्या है कि गोल्जी बॉडी जब भी दिखेगा माइक्रोस्कोप के अंदर जब हमें उसे स्टेन करना होगा, ठीक है, डाई से। फिर सेकेंड, ये न्यूक्लियर के आसपास रहता है और इसे सबसे पहले किसने देखा था, कैमिलो गोल्जी ने देखा था, ठीक है। अब सिस्टर ने जो गोल्जी बॉडी के अंदर होता है वो कैसा दिखता है, ठीक है, क्योंकि सिस्टर ने तो ईआर के अंदर भी मिलता है ना, तो वही ईआर और गोल्जी बॉडी दोनों में सिस्टर ने होता है। तो सिस्टर ने के जो पाया जाता है गोल्जी बॉडी में वो कैसा दिखता है, तो फ्लैट डिस्क लाइक होता है, ठीक है, अरेंज होता है कॉन्सेंट्रिक में और स्टैक पैरेलली, और डायमीटर उसका 0.5 और से लेके 1 माइक्रोमीटर तक रहता है। लोकेशन न्यूक्लियस के आसपास, ठीक है। अब फेस ऑफ गोल्जी बॉडी, ठीक है, तो दो फेस होते हैं गोल्जी बॉडी के, एक होता है ट्रांस फेस, एक होता है सिस फेस, ठीक है। सिस फेस क्या है, ये ऐसा शक्ल है, ठीक है, गोल्जी बॉडी का जो कहाँ होता है, किसकी तरफ होता है, न्यूक्लियस की तरफ होता है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है। और ट्रांस फेस गोल्जी बॉडी का ऐसा शक्ल है जो फेस होता है कहाँ पे, टुवार्ड्स सेल मेम्ब्रेन। और सिस फेस को हम फॉर्मिंग फेज भी कहते हैं, ट्रांस फेस को मैच्योरिंग फेज भी कहते हैं। सिस फेस रिसीव करता है मटेरियल फ्रॉम आर और एस से, वही ट्रांस फेस रिलीज करता है मटेरियल, मतलब कि सिस फेस लेता है मटेरियल और ट्रांस फेस मटेरियल छोड़ता है। बोथ फेस आर डिफरेंट एंड इंटरकनेक्टेड, ठीक है, दोनों फेस अलग है लेकिन एक साथ चिपके हुए हैं, ठीक है। डायग्राम में आप देखोगे तो दिखेगा, एनसीईआरटी खोल रखी है तो। अब हम फ्लो चार्ट से मैं बता देता हूँ आपको कि गोल्जी बॉडी कैसे डिपेंड होता है ईआर के ऊपर और कैसे उसका फंक्शन चलता है। तो आपको पता है ईआर और ईआर के अंदर एससीआर और आरईआर होता है, तो एससीआर क्या करता है, लिपिड सिंथेसिस कर देता है और वो सीधा लिपिड जाता है ट्रांसपोर्ट वेसिकल के अंदर, ठीक है। और आरईआर भी प्रोटीन सिंथेसिस कर देता है जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल के अंदर जाता है। फिर यही दोनों के दोनों जो प्रोटीन और लिपिड होते हैं वो जाते हैं सीधा कोटेड वेसिकल, किसके कोटेड वेसिकल, गोल्जी बॉडी के कोटेड वेसिकल, सिस फेस ऑफ गोल्जी बॉडी में जाते हैं कोटेड वेसिकल के अंदर। फिर कोटेड वेसिकल के अंदर जाने के बाद फिर आगे सिस्टर ने पाया जाता है जो मॉडिफाई कर देता है लिपिड का और प्रोटीन का। तो सिस्टर्नी के अंदर प्रोटीन और शुगर मिलके बना देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड और शुगर मिलके बना देते हैं ग्लाइकोलिपिड। और इस प्रोसेस को जिस प्रोसेस के अंदर लिपिड और शुगर बने तो उसे ग्लाइकोलेशन कहेंगे, और लिपिड और शुगर को मिलाया जाए जिस प्रोसेस में उसे हम ग्लाइकोडेशन कहेंगे। और प्रोटीन और शुगर जिस प्रोसेस में बने, ठीक है, उस प्रोसेस को हम कहेंगे ग्लाइकोलेशन, ठीक है। लेसन और डेशन देख लो गाइस, फ़र्क है एल और डी का, तो याद रखना। फिर ये आफ्टर मॉडिफिकेशन ऑफ लिपिड और प्रोटीन ये जाते हैं सिक्रेटरी वेसिकल, जहाँ पे एक तो जाता है सेल के बाहर और दूसरा सेल के अंदर रहता है और वो बन जाता है लाइसोसोम, ठीक है, कन्वर्ट इनटू लाइसोसोम में हो जाता है। फिर फंक्शन क्या होता है गोल्जी बॉडी का, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल टू डिलीवर इंट्रासेलुलर और सिक्रेटेड आउटसाइड दी सेल, मतलब कि मटेरियल का पैकिंग होता है गोल्जी बॉडी के अंदर जो डिलीवर करता है सेल के बाहर भी और सेल के अंदर भी यूज़ करने के लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स एनसीईआरटी में जो दिए गए हैं कि लाइसोसोम कहाँ से बना, सेक्रेटरी वेसिकल ऑफ गोल्जी बॉडी से बना। आरईआर जो है वो दो प्रोटीन बनाता है, ठीक है, दो काम के लिए प्रोटीन बनाता है, एक तो इंट्रासेलुलर प्रोटीन और दूसरा सेक्रेटरी प्रोटीन, ठीक है। तो साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, गोल्जी बॉडी, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आ सकता है एमसीक्यू की फॉर्म में। फिर आरईआर जो होता है सिंथेसिस करता है प्रोटीन जो मॉडिफाई होता है सिस्टर्ने में गोल्जी बॉडी के अंदर बिफोर रिलीज फ्रॉम ट्रांसफेस ऑफ गोल्जी बॉडी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है मैं बता देता हूँ कि एक्रोजोम का फॉर्मेशन। तो स्पर्म सेल होता है उसके ऊपर ना एक नुकीला सा हेड ऐसे पाया जाता है एरो टाइप, ठीक है, जैसे आप डायग्राम में देख होंगे, ये देखो, ये दिख रहा है, ये होता है एक्रोजोम और ये पाया जाता है हेड पे, ठीक है, स्पर्म के हेड पे पाया जाता है। अब ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन जब ये स्पर्म सेल जाता है एग मेम्ब्रेन के पास, ठीक है, मतलब एग के साथ फ्यूज होने के लिए जाता है स्पर्म, तो एग आपको पता है एग इज ए सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो जब ये फ्यूज़ करने जाएगा तो एक्रोसोम क्या करेगा,
पेनिट्रेट करेगा सेल मेम्ब्रेन को। किसके सेल मेम्ब्रेन को? एग के सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है। तो ये पेनिट्रेटिंग में काम आता है, हेल्प टू पेनिट्रेट एग मेम्ब्रेन। तो यही खाली इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस था, ठीक है, लेकिन याद रखना फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम, एक्रोजोम क्या है, क्या काम करता है, ठीक है। ये आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बता दिया मैंने।